हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन फसल उत्पादन के अंदर, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो है दलहनी फसलों की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखते हैं कि दलहनी फसलों के अंदर पल्सेस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बेसिक चीज अपन यहाँ पे देखेंगे दलहनी फसल के बारे में, पल्सेस के बारे में कि कौन कौन सी चीजें जो है इस पल्सेस के बारे में कॉमन है या जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दलहनी फसलें जो होती है प्रोटीन का प्रचुर स्रोत मानी गई है, प्रोटीन के लिए जानी जाती है। तो प्रोटीन स्टेटस जो है दलहनी फसलों का आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी दलहनी फसल के अंदर कौन सी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कितनी परसेंटेज में पाई जाती है। दूसरा, इसकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, यानी एटमॉस्फेरिक रूट नोड्यूल्स की इसके अंदर प्रेजेंस होती है इसकी जड़ों में, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इस वजह से दलहनी फसलों को नाइट्रोजन जो है कम मात्रा में देने की आवश्यकता होती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो गांठों का जो निर्माण होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है उसके बीजों को, दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम नामक कल्चर से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। तो राइजोबियम की भी अलग अलग प्रजातियां हैं जो आपको अलग अलग दलहनी फसल के केस में आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई दलहनी फसलों में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये अपने को यहाँ पे देखना है। तो ज्यादातर जो खरीफ जो दलहनी फसलें होती है, खरीफ जो दालें होती है, खरीफ पल्सेस के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होते हैं वह 20=22 होते हैं। 22 गुणसूत्र 22 होते हैं, सिवाय किसके, आपके हॉर्स ग्राम के। हॉर्स ग्राम को हिंदी में बोलते हैं कुल्थी। कुल्थी के अलावा कुल्थी में 24 होते हैं, जबकि ज्यादातर जो आपकी दलहनी फसल जो खरीफ वाली है उसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वह आपकी 22 होती है। देन अपन बात करते हैं रबी दलहनी फसलों की, रबी दालों की। तो ज्यादातर रबी दालों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, सिवाय किसके, यहाँ पे आपका चना के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वह 14 भी होती है और 16 भी होती है, क्योंकि इसमें देसी चना और काबुली चना दो प्रकार के चना आते हैं, तो उस केस में 14 और 16 दोनों होती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि खरीफ दालों के अंदर गुणसूत्र संख्या 22 होती है और रबी दालों के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो सकता है। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपन कहें जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो है आपका अंकुरण, जर्मिनेशन का क्वेश्चन जो है इसके केस में पूछा जाता है। और आप जानते हो दलहनी फसलें, जो दालें जो है आपकी, वह लेग्यूमिनोसी कुल से संबंध रखती है। और लेग्यूमिनोसी कुल की जो फसलें होती है उसके अंदर अपन अंकुरण की बात करें तो दो प्रकार का अंकुरण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, जिसमें सबसे पहला जो आपके सामने आ रहा है दैट इज द इपीजियल। कौन सा आ रहा है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पहला प्रकार है। और दूसरा आपके सामने आ रहा है यहाँ पे दैट इज द हाइपोजियल। इपीजियल और हाइपोजियल। इपीजियल को हिंदी में अगर अपन कहें तो इसका अर्थ होता है ऊपरी भूमिक, यानी भूमि के ऊपर की साइड, ऊपरी भूमिक। और ये होगा अधोभूमिक। इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या निकलता है ये अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इपीजियल दो शब्दों से बना है, ईपी और जियल। ईपी का अर्थ होता है अबव और जियल का अर्थ होता है अर्थ सरफेस। अर्थात कहने का सीधा सा अर्थ है कि भूमि की सतह से ऊपर, भूमि की सतह से ऊपर जो है अबव ग्राउंड सरफेस से जो ऊपर जो जर्मिनेशन होता है उसे इपीजियल कहा गया है। हाइपो का बेसिकली अर्थ होता है बिलो और जियल का अर्थ निकलता है आपका अर्थ सरफेस, अर्थात भूमि के अंदर। इसका बेसिकली अर्थ होगा भूमि के अंदर। अर्थात कहने का अर्थ यह है
कि इपीजियल प्रकार के अंकुरण के अंदर जो आपका दो प्रकार का जर्मिनेशन टाइप है, इसमें अगर अपन इपीजियल की बात करें तो इपीजियल में जो होता है बीज जो होता है वह बाहर की ओर, भूमि से बाहर की ओर या भूमि से ऊपर आकर जो है अंकुरित होता है। तो इसको आप समझे, अपन ध्यान से समझते हैं कि इपीजियल में क्या हो रहा है। तो जैसे ये आपके भूमि की सतह है, ये आपके भूमि की सतह है और यहां पे आपने बीज की बुवाई की, ये बीज भूमि के अंदर आपका गिरा है। अब इसमें जो अंकुरण का जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें देखो यहां पे सबसे पहले जो है हाइपोकोटाइल निकली है। क्या निकली है? हाइपोकोटाइल निकली है। और ये हाइपोकोटाइल जो है धीरे 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 इसमें इसकी बढ़वार हो रही है और ये हाइपोकोटाइल जो है इस बीज को बाहर की ओर पुश कर रही है और ये हाइपोकोटाइल धीरे धीरे लंबी हुई है, यहाँ पे इसकी अतिवृद्धि हुई है और यहाँ पे इसका जो ये कोटाइलेडोन है, बीज वाला जो भाग है, ये कोटाइलेडोन जिसको हिंदी में अपन बीज पत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो बीज पत्र यहाँ पे बाहर की साइड दिखाई देगा और ये हाइपोकोटाइल जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे इसके बीज पत्र जो है यहाँ पे अलग हो चुके हैं और इसके ऊपर जो भाग होगा उसे अपन इपिकोटाइल के नाम से जानेंगे। तो कहने का अर्थ है आप बीज की जो बुवाई है भूमि के अंदर करते हो और जब अंकुरण होता है तो उसका हाइपोकोटाइल जो होता है वृद्धि करता है और उस बीज को बाहर की ओर निकालता है और बाहर की ओर निकलने से उसका बीज पत्र आपको बाहर की साइड ये दिखाई देगा और इस प्रकार से बीज बाहर, भूमि से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से अंकुरित होता है। उसे ही अपन जो है इपीजियल प्रकार का या ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं, जो आपको इस फोटो के अंदर बताया हुआ है। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो इपीजियल प्रकार के अंकुरण के अंदर हाइपोजियल की अतिवृद्धि या इलोंगेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। हाइपोजियल प्रकार के अंकुरण में क्या होगा? यह अंकुरण भूमि के अंदर ही होता है, अंदर साइड में ही होता है। तो इसमें देखिए यह आपकी भूमि की सतह है, यहां पे आपने बीज डाला और बीज आपका यहां पे है और यहां पे जो इसका हाइपोकोटाइल है यह नीचे की साइड वृद्धि कर रहा है, नीचे की साइड वृद्धि कर रहा है और यह हाइपोकोटाइल नीचे की साइड ही वृद्धि कर रहा है, जिससे जो है आप कह सकते हो उसके जड़ का निर्माण जो है हो रहा है। दूसरा, इसके ऊपर की साइड जो निकला है वह इपिकोटाइल निकला है। कौन सा निकला है? इपिकोटाइल निकला है, अर्थात बीज अंदर का अंदर ही पड़ा है और वहां से हाइपोकोटाइल जो नीचे की साइड में जड़ को बना रहा है और ऊपर की साइड में इपिकोटाइल जो उसके सूट को या तने का निर्माण कर रहा है। तो ये इपिकोटाइल जो है बाहर की साइड निकल रहा है, हाइपोकोटाइल नीचे की साइड जा रहा है और पूरे प्रोसेस के अंदर बीज जो है भूमि के अंदर ही है और पूर्ण रूप से अंकुरित हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण या अधो भूमिक अंकुरण। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है भाई इपीजियल अंकुरण और हाइपोजियल अंकुरण किसके अंदर पाया जाता है। तो ये अपन अगली स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली इस स्लाइड के अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इपीजियल का अर्थ होता है बीज जो आप भूमि के अंदर डालते हो वो धीरे धीरे बाहर की साइड, हाइपोकोटाइल जो है उसका बढ़ता है, उस बीज को बाहर की साइड निकालता है और फिर वह अंकुरित होता है। जबकि हाइपोजियल के अंदर क्या होता है, जो उसका हाइपोकोटाइल है वह नीचे की साइड ही जाता है और ऊपर की साइड जो है उसका इपिकोटाइल निकलता है, बीज भूमि के अंदर ही रहता है। ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई इपिकोटाइल और इपीजियल और हाइपोजियल में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे अपन बात करें इपीजियल प्रकार का अंकुरण और हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो अपने को यहां पे इस स्लाइड के अंदर देखना है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि ईपी का अर्थ होता है अबव यानी ऊपर और जियल यानी अर्थ सरफेस यानी भूमि के। तो इसमें जो होगा बेसिकली इसका अर्थ निकलता है भूमि के ऊपर बाहर आकर। देन हाइपो, हाइपो का अर्थ होता है बिलो अर्थात नीचे, अर्थात किसके? भूमि के, यानी भूमि के नीचे जो है या भूमि के अंदर जो है ये निकलता है। देन द जर्मिनेशन आउटसाइड द सोइल यानी भूमि के या मृदा के ऊपर, मृदा के ऊपर जो होगा वह बीज का अंकुरण होता है इपीजियल के अंदर। और इसमें जर्मिनेशन इनसाइड द सोइल अर्थात मृदा के अंदर जो है बीज का अंकुरण होगा, भूमि के अंदर इसमें अंकुरण होगा। देन इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की अतिवृद्धि, मैंने आपको कहा जिससे जड़ का निर्माण होता है वह हाइपोकोटाइल जो है लंबा इलोंगेट हो जाता है और इस वजह से वह बीज बाहर की साइड निकलता है। जबकि इस प्रकार के हाइपोजियल में क्या होता है, इसमें इपिकोटाइल, इपिकोटाइल की अतिवृद्धि होती है जिससे जो है उसके तने का सूट का निर्माण होता है।
तो यानी कि इपीजियल प्रकार में हाइपोकोटाइल लंबा हो जाता है और हाइपोजियल में जो होता है इपीकोटाइल जो है वह लंबा हो जाता है। इसके बाद एनर्जी फ्रॉम द कोटाइलेडोन, इस प्रकार के अंकुरण में जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह बीज पत्र से जो बाहर की साइड टुकड़े नुमा जो इस प्रकार से आ जाता है उसे अपन बीज पत्र कहते हैं, और वो कोटाइलेडोन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। उस बीज पत्र से जो है इसको ऊर्जा प्राप्त होती है इस प्रकार के अंकुरण में। और इस प्रकार के अंकुरण में जो अंकुरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह एंडोस्पर्म से यानी भ्रूणपोष से जो है प्राप्त होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं, इस प्रकार का अंकुरण जो है ज्यादातर जो है खरीफ दालों के अंदर इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, सिवाय अरहर के अलावा सभी खरीफ दालों के अंदर जो है इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। तो यानी कहने का अर्थ है अरहर के अंदर कैसा होगा, तो अरहर के अंदर हाइपोजियल होगा, जबकि हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण जो होता है ज्यादातर रबी दालों के अंदर जो है ये हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, सिवाय किसके, सिवाय राजमा के, फ्रेंच बीन के, जिसमें यानी कि फ्रेंच बीन राजमा के अंदर जो होगा वह इपीजियल प्रकार का होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे भिंडी हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन, जूट, केस्टर, टोमेटो, पंपकिन, कुकुम्बर, इन सभी के अंदर इपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन होगा। और हाइपोजियल जो होगा राइस चावल के अंदर, लेथाइरस के अंदर, गेहूं व्हीट के अंदर, बार्ली के अंदर, पी के अंदर इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो ये जर्मिनेशन टाइप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि भाई इपीजियल और हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन कौन सी फसल में पाया जाता है, तो इसमें 5 नंबर वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर खरीफ दालों के अंदर, या इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो खरीफ जो लेग्यूम है, लेग्यूमिनेसी कुल की जो खरीफ की जो फसलें हैं सिवाय अरहर के, इसमें सभी में इपीजियल प्रकार का होगा। अरहर में इपीजियल नहीं होगा, अरहर में हाइपोजियल होगा। जबकि अपन हाइपोजियल की बात करें तो ज्यादातर जो रबी की जो आपकी दालें हैं सिवाय राजमा के, इन सभी में जो है हाइपोजियल होगा। तो हाइपोजियल के केस में आप ध्यान रख सकते हो कि जो रबी जो लेग्यूम से राजमा को छोड़ के उन सभी में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होता है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा दे। आपको ध्यान रखना है कि खरीफ जो लेग्यूम से उसमें इपीजियल प्रकार का आपके अरहर को छोड़ के, और रबी जो लेग्यूम से उसमें हाइपोजियल प्रकार का सिवाय राजमा को छोड़ के इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पे अपन ने बेसिक चीज देखी कि भाई दलहनी फसलें किस लिए जानी जाती है। दलहनी फसलें प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत है, उसके लिए जानी जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का निर्माण होता है जो वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करती है, इसलिए उनको कम नत्रजन देने की आवश्यकता होती है और उनको राइजोबियम नामक कल्चर से उपचारित भी किया जाता है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या के बारे में देखा तो अपन ने देखा कि ज्यादातर जो खरीफ जो दालें होती है उनमें गुणसूत्र संख्या 22 होती है सिवाय कुल्थी के। एंड देन रबी दालों के अंदर जो है गुणसूत्र संख्या जो होती है 14 होती है ज्यादातर के अंदर, सिवाय आपके चना के जिसमें 14 एवं 16 दोनों होती है। इसके बाद अंकुरण का प्रकार देखा, दलहनी फसलों के अंदर अपन ने देखा 2 प्रकार का अंकुरण होता है, इपीजियल प्रकार का और हाइपोजियल प्रकार का। इपीजियल प्रकार का अंकुरण जो होता है ज्यादातर खरीफ लेग्यूम के अंदर, खरीफ दालों के अंदर, जो सिवाय आपके अरहर के, और हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण ज्यादातर रबी दालों के अंदर, रबी लेग्यूम्स के अंदर, सिवाय आपके जो है राजमा के, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।